नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स को छोड़कर सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। कोरोना मामलों के काबू में रहने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय बाजारों को ग्लोबल बाजारों से भी सपोर्ट मिला और कल हुई बिकवाली का प्रेशर आज नहीं दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 359 अंक की बढ़त के साथ 52,300 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 102 अंक की मजबूती के साथ 15,738 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार को आज फाइनेंशियल शेयरों का सहारा मिला। सेंसेक्स पर सभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी रही और बजाज फाइनेंस में 7.5% से ज्यादा का उछलकर बंद हुआ। इसके अलावा एसबीआई के शेयर भी 2.5% से ज्यादा मजबूत हुए। बजाज फाइनेंस के साथ साथ डीएलएफ, बाटा इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एमएफएसएल, पिरामल एंटरप्राइजेज, बायोकॉन, कैडिला, अपोलो टायर, डिवीज लैब, मैकडॉवेल, आईसीआईसीआई प्रू, सिप्ला और जुबिलेंट फूड में मजबूती का रुझान रहा। कॉनकॉर, बजाज ऑटो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। यस बैंक के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। अब फंड की जुटाने की मंजूरी बैंक के शेयर होल्डर से ली जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने यस बैंक के रजिस्टर्ड ऑफिस को मुंबई के एल्फिंस्टन स्थित यस बैंक टावर से हटाकर शांताक्रूज वेस्ट में यस बैंक हाउस में शिफ्ट करने को मंजूरी दी है। शांताक्रूज ईस्ट भी मुंबई में ही है। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन फार्मेसी सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर ली है। टाटा डिजिटल ने कहा है कि वो ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी 1mg में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। बिग बास्केट के बाद टाटा डिजिटल का डिजिटल इकोनॉमी में ये दूसरा महत्वपूर्ण अधिग्रहण होगा। 1mg के अधिग्रहण को टाटा ग्रुप के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटमेट्स का अधिग्रहण किया है। अब ई कॉमर्स सेगमेंट में टाटा ग्रुप का फ्लिपकार्ट, अमेजन और रिलायंस रिटेल जैसी दिग्गज कंपनियों से मुकाबला है। फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी अमेरिका की वॉलमार्ट इसका आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वॉलमार्ट इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट एंड सीईओ जुडिस मैकिना ने बताया कि फ्लिपकार्ट और इसकी पेमेंट ऐप फोन पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैकिना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईपीओ लाने पर विचार करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी 2018 में $16 अरब में खरीदा था। पिछले वर्ष इसमें फ्लिपकार्ट ने $1.2 अरब की फंडिंग में हिस्सा लिया था। इसके लिए फ्लिपकार्ट की वैल्यू $24.9 अरब लगी थी। सूत्रों का कहना है कि फ्लिपकार्ट अगले वर्ष आईपीओ ला सकती है। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 12 जून यानी शनिवार को होने जा रही है। बैठक में कोविड से जुड़े जरूरी सामान और ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स की दरों में कटौती पर फैसला होने की उम्मीद है। इससे पहले 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरें तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला हुआ था। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली जीओएम को 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। खबरों के मुताबिक शनिवार को जीओएम की रिपोर्ट के आधार पर टैक्स में कटौती पर विचार किया जाएगा। जीओएम में शामिल कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरों में कटौती की वकालत की है। आने वाले 1 अगस्त में एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 अगस्त से एटीएम इंटरचेंज फीस 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। यानी एटीएम से पैसे निकालने या दूसरी इंक्वायरी करने के लिए 17 रुपए चुकाने होंगे। अभी तक ये फीस 15 रुपए है। आपको बता दें कि ग्राहक अपने बैंक का एटीएम महीने में 5 बार मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 इस्तेमाल के बाद फीस चुकानी होती है। दूसरे बैंक के एटीएम को 3 बार इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। पहले से ही संकट से जूझ रहे रियल्टी सेक्टर पर कोरोना की दूसरी लहर की भारी मार पड़ी है। रियल्टी संगठन क्रेडाई ने रियल एस्टेट के ताज़ा हालातों पर 13,000 से ज्यादा डेवलपर्स के बीच एक अंदरूनी सर्वे किया। क्रेडाई नेशनल रिसर्च नाम के इस सर्वे में 4,800 से ज्यादा डेवलपर्स ने प्रतिक्रिया दी। जो आंकड़े निकल कर आए वो काफी चौंकाने वाले रहे। कोविड की दूसरी लहर चलते 92% बिल्डर मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं 83% से ज्यादा साइटों पर 50% से कम मजदूर काम कर रहे हैं। लिहाजा 88% ने माना घरों की कीमतें 10% तक बढ़नी तय हैं और 95% का कहना है कि प्रोजेक्ट निश्चित रूप से डिले होंगे। अब क्रेडाई ने सरकार से कई तरह की छूट की मांग की है।
भारत में घरों की कीमतों में गिरावट जारी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 12 पायदान नीचे खिसक गया है। इंडेक्स में भारत 2021 के जनवरी-मार्च तिमाही में 55वें नंबर पर रहा, जबकि इसी दौरान पिछले साल भारत 43वें नंबर पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टॉप 8 शहरों में से 6 शहरों में घरों की कीमतें घटी हैं। हालांकि इसी दौरान एनसीआर और हैदराबाद में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में टॉप पर टर्की है, जहां पर सालाना आधार पर घरों की कीमतों में 32% का इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है। पेमेंट और लोन सर्विस देने वाली कंपनी भारत पे ने अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड से पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। हालांकि कंपनी ने डील के फाइनेंशियल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। भारत पे ने एक बयान में कहा है कि ये उसकी ओर से किया गया पहला अधिग्रहण है। अब पेबैक इंडिया भारत पे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। पेबैक इंडिया की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके कस्टमर्स की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। बयान में कहा गया है कि पेबैक इंडिया का अधिग्रहण भारत पे की 2023 तक 2 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। आज योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। खबर है कि कल सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 12:30 बजे मुलाकात करने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही यूपी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। के शर्मा को लेकर भी फैसला हो सकता है। वहीं आज एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद सांसद अनुप्रिया पटेल की गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई। इस बैठक को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। सचिन पायलट ने अपने घर पर आज 8 विधायकों के साथ बैठक की है। हालांकि ये बैठक क्यों बुलाई गई है या किस लिए हो रही है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। साथ ही पार्टी आलाकमान से भी वो खफा हैं। बुधवार को यूपी में कांग्रेस को जितिन प्रसाद के रूप में बड़ा झटका लग चुका है। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का बरसों पुराना साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी में दल बदल की खबरें लगातार तेजी से फैल रही हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने मुकुल रॉय समेत अन्य कई बीजेपी विधायकों के वापसी के संकेत दिए हैं। सौगत राय का कहना है कि बीजेपी के कई लोग ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ संपर्क में हैं और टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर ममता बनर्जी ही अंतिम फैसला लेंगी। आपको बता दें कि साल 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2019 में के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 18 पर जीत मिली थी। इसका बड़ा श्रेय बीजेपी के मुकुल रॉय के दबदबे को दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में अटकलों का दौर तेज हो गया था, लेकिन आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। साथ ही याद दिलाया कि इमरजेंसी के वक्त जब पूरा देश इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ था, तब बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी को दिया अपना वादा निभाया था और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 जून को अजीत पवार, अशोक चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा उद्धव और पीएम मोदी के बीच हुई 40 मिनट की मीटिंग को लेकर रही। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आज जो कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं, उसके मुताबिक बिहार में अब तक 9,375 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि कल तक बिहार में 5,458 लोगों की मौत हुई थी, यानी एक दिन में 3,917 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हो गई थी, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई थी और कई लोगों की कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई है। अब जांच होने के बाद ऐसे कई मामलों को जोड़ा गया है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने पिछले महीने सरकार से कोरोना से मौत के आंकड़ों की सही निगरानी के लिए कहा था। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। इसके बाद से आंकड़ों में बदलाव देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं हुई। किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक
उन घरों तक पहुंचाई जाए। कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी ठंडी पड़ती दिख रही है। बीते 3 दिनों से लगातार 1 लाख से कम नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,000 नए केस सामने आए हैं और करीब 1,52,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में आए मौतों के आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,148 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन इनमें से 3,900 पुरानी मौतों का आंकड़ा भी शामिल है। फिलहाल देश में 12 लाख से नीचे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना के कुल संक्रमितों के आंकड़े की बात करें तो करीब 3 पहुंच चुका है, जिसमें करीब 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 94% से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का समझदारी से इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्हें रेमडेसिविर देने पर रोक लगा दी है। साथ ही बच्चों में हल्के लक्षण पर स्टेरॉइड नहीं देने की बात कही गई है। इसके साथ ही कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को दवाइयां नहीं देने की बात की गई है। बच्चों की शारीरिक क्षमता जांचने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट करने की सलाह दी गई है। पेरेंट्स वॉक टेस्ट 12 साल से बड़े बच्चों का करें। इसके तहत बच्चे उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर 6 मिनट तक टहलें और 6 मिनट बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापें, जिससे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी का पता चल सके। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अब आर्थिक रिकवरी का पूरा दारोमदार टीकाकरण पर निर्भर है। टीकाकरण की बदौलत हर्ड इम्यूनिटी हासिल होगी और ये तभी संभव है जब देश की 70 से 80% आबादी को इस साल सितंबर तक टीका लग जाए। इतनी आबादी को टीका लगाने के लिए लगभग 113 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इसके लिए रोजाना 90 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। आपको बता दें कि देश में 86.5 करोड़ लोग 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 19 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 4.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी 70 करोड़ लोगों को अभी 113 करोड़ डोज देनी है। योग गुरु स्वामी रामदेव कोरोना वैक्सीन न लगवाने के अपने पुराने रुख से अब पलट गए हैं। रामदेव का कहना है कि अब जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। एलोपैथी पर टिप्पणी करके विवादों में घिरे स्वामी रामदेव ने लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। स्वामी रामदेव ने कहा कि अच्छे डॉक्टर देवदूत के समान होते हैं। रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद के साथ ही वैक्सीन भी लेना जरूरी है। स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने के ऐलान की तारीफ की। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। मुंबई वालों के लिए बुधवार का दिन काफी परेशान करने वाला था। जहां दिन भर मूसलाधार बारिश के चलते लोग परेशान रहे, तो वहीं देर रात करीब 11 बजे मलाड इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अब इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हादसे के लिए बीएमसी और शिवसेना जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल किया है कि इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं मुंबई की मेयर का कहना है कि इस हादसे की वजह की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए देगी और घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। महानगर पालिका क्या कर रही थी? यह जगह की मालकी महाराष्ट्र सरकार की है और सरकार के वहां पर मुखिया के रूप में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं। क्या वे इन हत्या के बारे में जिम्मेदारी लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? मुझे लगता है लास्ट ईयर में भी हमने एक ऐसी मीटिंग ली थी कि सब अथॉरिटी इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत हुई थी कि C1 कैटेगरी है या जो नैसर्गिक हाइट नहीं रखते हुए जो राक्षसी हाइट रखते खुद के लिए, और ये उनके भी जान की परवाह नहीं करते, दूसरे के तो नहीं चाहिए, खुद की भी जान की परवाह नहीं करती है, ऐसे लोगों का ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत ही बुरा है। मंगलवार या बुधवार को हम ये मीटिंग वापस लगाएंगे। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम कैंसिल होने के बाद दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को भी कैंसिल कर दिया है। पहले अप्रैल 2021 में इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया था, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एग्जाम को अब रद्द कर छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। छात्रों के मिड टर्म परीक्षा के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं लंबे समय से पेरेंट्स भी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया।
उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वात्सल्य योजना को मंजूरी दी है, जिसमें उन्हें 21 साल की उम्र तक अन्य सहायता के अलावा 3,000 रुपए हर महीने भी दिए जाएंगे। सुबोध उनियाल ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क राशन और शिक्षा में भी सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना मार्च 2020 से मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कोरोना दुष्प्रभाव से पर्यटन व्यवसायियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 29 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया। बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने एचडीएफसी बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक से आए आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाकेबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। बिहार में मानसून की दस्तक से पहले भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण से मधुबनी के सीमावर्ती जिलों में जबरदस्त बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। अगर मानसून 48 घंटे में बिहार पहुंचता है तो बीते 5-6 सालों में ये पहली बार होगा जब मानसून ने समय से पहले सूबे में प्रवेश किया। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। ये सूर्य ग्रहण करीब 5 घंटे तक लगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ भागों से आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी कनाडा, एशिया, रूस और ग्रीनलैंड में पूर्ण रूप से दिखाई दिया। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यह ग्रहण वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगा है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा। 7 जून से मुंबई में सशर्त शूटिंग की इजाजत तो मिल गई है, मगर सिर्फ यशराज बैनर ही आमिर खान के बेटे की फिल्म की शूटिंग रिज्यूम कर सका है। फिल्म का नाम महाराजा है। इसकी शूटिंग मुंबई के मरोल नाका पर चल रही है। सूत्रों ने बताया कि 15 जून और उसके बाद से बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले तो फिल्म गंगूबाई की शूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर 18 से अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन और 16 जून से आदि पुरुष की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक विलन 2 और पठान की शूटिंग भी इसी महीने शुरू होगी। एक्टर मनोज बाजपेयी और सामंथा अक्कीनेनी स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है, जिसे फैंस काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अब फैंस को इस सीरीज के तीसरे सीजन का इंतजार है। वहीं द फैमिली मैन 2 के आखिरी सीन में फैंस को हिंट भी दी गई है कि सीरीज का तीसरा सीजन भी जल्द आएगा। अब मनोज बाजपेयी ने भी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि कहानी तैयार है। अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 1.5 साल में तीसरा सीजन तैयार हो जाएगा। ख्यात फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का उम्र संबंधी बीमारियों के चलते आज निधन हो गया। वो 77 साल के थे। बुद्धदेव दासगुप्ता के परिवार के सदस्यों ने ये जानकारी दी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और 1 हफ्ते में 2 बार उनका नियमित रूप से डायलिसिस होता था। उनके निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनी या बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक्टर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म न्याय द जस्टिस के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। भारतीय क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार युवराज सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वे 2007 T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिलेक्टर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया। भारत ने साउथ अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट में इतिहास रचा था और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। युवराज ने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले टीम के सीनियर्स ने ब्रेक लेने का सोचा और T20 वर्ल्ड कप को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि सभी सीनियर्स के आराम करने के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करूंगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये कहना था युवराज सिंह का। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बर्मिंघम में आज से दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को भी इंग्लिश टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एंडरसन का ये 162वां टेस्ट मैच है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टेयर कुक के नाम था। उन्होंने 161 टेस्ट खेले थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अब सिर्फ 8 दिन का समय रह गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से 22 जून के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। इसको लेकर टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को टीम ने पहली ग्रुप ट्रेनिंग सेशन की। इसमें ऋषभ पंत 6 लगाने की प्रैक्टिस करते नजर आए। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खूब कवर ड्राइव शॉट लगाए। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसमें अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ी जमकर पसीना बहाते नजर आए। फ्रेंच ओपन के मेंस कैटेगरी में शुक्रवार को टेनिस का शानदार मैच देखने को मिला। दुनिया के 2 मौजूदा महान खिलाड़ियों में शुमार नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। नडाल इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 13 बार जीत चुके हैं। वहीं जोकोविच सिर्फ एक ही बार फ्रेंच ओपन जीत पाए हैं। दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल के मैच में सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 9 मारितो बेरेतिनी को हराने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। भारत के पूर्व बॉक्सर और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का निधन हो गया। वे 42 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डिंको को 2017 से लिवर कैंसर था। उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक माना जाता है। 2022 में उन पर बन रही फिल्म रिलीज हो सकती है। एक्टर शाहिद कपूर इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री किरण रिजिजू, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, बॉक्सर मैरी कॉम और विकास कृष्णन और तमाम खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डिंको एक स्पोर्टिंग सुपरस्टार और गजब के बॉक्सर थे। उन्हें कई अवार्ड मिले और आगे भी उन्होंने कई बॉक्सर का भविष्य संवारने में मदद की। उनके निधन से दुखी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहला एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अमेरिका में लगे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया है। ये बैन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जनवरी को लगाया था। तब टिकटॉक समेत कुल 9 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था। ट्रंप ने इस ऐप्स को अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बाइडेन का कदम चीन के लिए बहुत राहत की खबर नहीं कही जा सकती। इसकी वजह यह है कि व्हाइट हाउस अब नए सिरे से चीन के ऐप्स और कंपनियों को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में है। इस बीच मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जेब्रिका के आरोपों पर मेहुल की पत्नी प्रीति बचाव में उतर आई हैं। जेब्रिका ने 2 दिन पहले मीडिया से बातचीत में मेहुल पर फर्जी आइडेंटिटी बताने और किडनैपिंग की झूठी थ्योरी रचने जैसे आरोप लगाए थे। इस पर प्रीति ने जवाब दिया है। प्रीति का कहना है कि उनके पति को बदनाम किया जा रहा है। मेहुल चौकसी एंटीगुआ बारमूडा में रह रहा था, लेकिन 23 मई को वो अचानक लापता हो गया और 2 दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया। चौकसी का दावा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जेब्रिका के साथ था।